हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिएगा, आज से हम फिर मॉडल प्रैक्टिस सेट 20 लेके आए हैं किरण पब्लिकेशन का बिजली विभाग। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभियान शुरू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी पहला मुस्लिम शासक था जिसके साम्राज्य ने लगभग पूरे भारत को दक्षिण के छोर तक नियंत्रण कर लिया था। उसने कई युद्ध लड़े, जैसे गुजरात, चित्तौड़गढ़, मालवा पर उन्होंने विजय प्राप्त किया। तो कौन हो जाएंगे? अलाउद्दीन खिलजी। कशेरुकी प्राणियों में चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका बहुत सी दवाओं से निर्विनिशीकरण करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यकृत क्या हो जाएगा? लीवर। निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली में इसके घटकों में से एक के रूप में लोहित नामक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी। जब कोई पिंड दूसरे पिंड की सतह पर लुढ़कता है तो इसकी गति के प्रतिरोध के किस नाम से जाना जाता है? जब कोई पिंड दूसरे पिंड की सतह पर लुढ़कता है तो इसके गति के प्रतिरोध को किस नाम से जाना जाता है? तो लुढ़कन घर्षण। लुढ़कन घर्षण क्या हो जाएगा? लुढ़कन घर्षण। लुढ़कन घर्षण वह घर्षण है जो तब होता है जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु लुढ़कती है, जैसे जमीन पर कार के पहिए। भारत के संविधान के भाग 4 के ए में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निर्देश भारत के नागरिकों का मूल कर्तव्य नहीं है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का के अनुसार यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है संविधान का पालन करना और उसके आदर्श और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाला महान आदर्शों का संयोजन और उनका पालन करना। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो गलत है सर, मूल कर्तव्य नहीं है। बकिंघम नहर निम्नलिखित में से किन दो राज्यों में फैले हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। यह नहर 796 किलोमीटर लंबी मीठे पानी की नौवहन नहर है जो आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के काकीनाडा शहर से तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले तक दक्षिण भारत के कोरोमंडल तट तक समानांतर है। वैज्ञानिक पुरकिंजे द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्दावली का सृजन किया गया था? वैज्ञानिक पुरकिंजे द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्दावली का सृजन किया गया था? जैसे कोशिका हो गया, तो कोशिका के कौन दिए थे? रॉबर्ट हुक। तो उसी प्रकार पुरकिंजे द्वारा किस शब्दावली का सृजन किया गया था? तो देखिए, प्रोटोप्लाज्म कोशिका जीवित भाग है जिसमें विभिन्न कोशिका अंग पाए जाते हैं। यह कोशिका भित्ति का भीतर होता है। तो यह हमारे जीव द्रव मतलब प्रोटोप्लाज्म के बारे में पुरकिंजे ने बताया था। कोशिका के बारे में रॉबर्ट हुक ने बताए थे 1665 ईस्वी में, जब मृत कोशिका के खोज किए थे। किससे? तो कॉर्क की सहायता से। जीवित कोशिका का खोज 1676 ईस्वी में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किए। कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किए। कोशिका के
कोशिका का सिद्धांत स्लाइड एंड स्वान नामक वैज्ञानिक ने दिए। कोशिका दो प्रकार का होता है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में मनुष्य, हाथी, गाय ये सब आते हैं, और प्रोकैरियोटिक में नीलहरित शैवाल, यूग्लिना, बैक्टीरिया ये आते हैं सर। मगध के निम्नलिखित शासकों में से किसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बज्जी को हराने के लिए बुद्ध की सलाह लेने के लिए बरस्कार नाम के अपने मंत्री को भेजा था? बस्कार नाम के अपने मंत्री को भेजा था। तो अजात शत्रु मगध के हरेक वंश का शासक था। अजात शत्रु मगध के हरेक वंश का राजा था। अजात शत्रु राजा बिंबिसार के पुत्र थे और गौतम बुद्ध और महावीर दोनों के समकालीन थे। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री बास्कार को, यहाँ बास्कार होगा, गलत लिखा हुआ है, बास्कार को बुद्ध के पास यह पूछने के लिए भेजा कि वैशाली जो अजय है क्यों है, जिसके युद्ध ने 7 कारण बताए, जिनमें शामिल है बज्जी हमेशा सभाओं में समय के पाबंद होते हैं। इस बात के लिए अपने बेटी जब इसके लिए हमारे बस्कार को, मंत्री को वहां भेजा था। बिहार सरकार ने UIDAI प्रमाणीकरण के लिए BAF सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था। BAF में बी क्या है बताइएगा? तो देखिए, बिहार सरकार ने प्रमाणीकरण जब किया तो BF के माध्यम से बी में बिहार है, क्या है सर? बी में बिहार है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो रोहतास में। कहा? रोहतास में। रोहतास में 73.3%, 37%। उसके बाद बक्सर, उसके बाद मुंगेर में 70.46% है। दरभंगा 56.56% है। ये आपका 10 जीके था। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो संबंध नीचे दिए गए समुच्चय की संख्याओं के मध्य है। 11, 19, 59। देखिएगा, 11 को दुगना करके 3 घटाया तो क्या आया? 19। और पुनः बीच वाली संख्या को पहली संख्या, अब क्या गया थी? बीच वाली संख्या और पहली संख्या को योगफल को 2 से गुना किया गया और 1 माइनस किया गया। 11 30 हो गया, 30 में और 1 माइनस किया गया तो 59 लिखा है। बात नहीं समझ में आया? सुनिएगा, बताते हैं। देखिए, पहली संख्या को दोगुना करके उसमें 3 घटाया गया तो बीच वाली संख्या है। पुनः बीच वाली और पहली संख्या को योगफल और 2 से गुना करके -1 किया गया तो 59 आया। उसी प्रकार आपको इसमें ढूंढना था। तो 8 दूनी 16, 16 में से 3 गया 13, बीच वाला आ गया। अब 13, 8 और 13, 8 को योग कीजिए तो 21, 21 में 2 से गुना करके 1 घटा लीजिए तो 41 आएगा। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित श्रेणी में दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी? निम्नलिखित श्रेणी में दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या
प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 के ऑप्शन नंबर 3। खूब अंधर चल रहा है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो संबंध दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। चमगादड़, चित्कार, तो कंगारू। देखिए चमगादड़ की बोली को चित्कार कहा जाता है, चित्कार। उसी प्रकार कंगारू की बोली को घुरघुराना कहा जाता है, घुर। तो यहां बोली से संबंध है, याद रखिएगा। यदि भार्जन को 17 12 12 1 और इतना के रूप में लिखा जाता है और इसे इतना लिखा जाता है, तो लोकेलिटी को क्या लिखा जाएगा? देखिए दोस्त, यहां पे नंबरिंग करके फर्स्ट वाला और लास्ट वाला भी कितना नंबर पे आता है? 22। 22 में 3 जोड़ा तो लास्ट में आया, तो 25 आया। क्या आया? 25। फिर ई में 2 घटाया गया, तो ये 5वां नंबर पे, तो 2 घटाइएगा तो 2 आया। तो पीछे मतलब +3 -3। और फर्स्ट से अंत में लिखा है, सर। फिर +-3 करिए, मतलब +3 बढ़ाइए फिर -3 कीजिए। तो उसी प्रकार यहां पे देखिए एल है, तो एल 12 नंबर पे है। 12 में आपको 3 जोड़ना है, सॉरी घटाने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसमें संख्या कितने? 2 2 2 2 4 2 6 2 8। इसमें कितना था? 3 3 1 7। तो विषम रहने पर जो घटाना, विषम रहने पर घटाना था। तो एल में 3 घटाइएगा तो 9 9 नंबर। अब लास्ट में कौन 9 नंबर पे है? तो 9 नंबर एक ही पर है, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। देखिए उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नांकित वर्गों के मध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ चित्रण करता है। गाजर, सब्जियां, आलू। तो देखिए सब्जी के अंदर गाजर आ जाएंगे और आलू आ जाएंगे, दोनों अलग अलग हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो संबंध दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। तो देखिए 6 गुने 2 का स्क्वायर 24। तो उसके बाद 14 गुने 2 के क्यूब, एक बढ़ा दिया गया, बढ़ाएंगे तो 2 के क्यूब 8, 14 8 कितना होता है? बड़ोतल से, तो 112 होगा, क्योंकि 14 जगह 56 नहीं ऑप्शन में, इसलिए 3 कर क्यू करके देख लिए। उस विकल्प आकृति को चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी और पटलन को पूर्ण करेगी। देखिएगा इस आकृति को पूरा करने वाले कौन है? देखिए अगर इसको हम लेते हैं तो यहां पे ही नीचे मुंह टर्च किया हुआ है, लेकिन इसमें नीचे मुंह टर्च नहीं किया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी लग रहा है होगा। पहला ऑप्शन नंबर नहीं होगा, तो आप 17 के क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। यदि दर्पण को दिए गए संयोजन के दाईं ओर रखा जाए तो दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन कीजिए। डिश खबरी को एक दर्पण के समीप रखा जाता है, एक दर्पण के, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? तो देखिए
नजदीक वाला का नजदीक वाला होता है, जैसे y वाला का y नजदीके में आएगा और y बदलता नहीं है, ई भी नहीं बदलता है, r पलट जाएगा तो y ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर 3 में है, दूगो छट गया। अब ई नहीं बदलता, इसमें देखिए ई आ गया है और नजदीक वाला का क्या कह रहा है, नजदीक वाला जैसे आर और एस लिखल है तो इसको जब पलटिएगा तो आर पलहिए आएगा और एस बाद में आएगा, तो इसलिए नजदीक ऑप्शन नंबर क्या होगा 18 के 3। नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 निश्चित प्रकार से समान है दोस्तों और एक भिन्न है, उस विकल्प का चयन करें दोस्त जो भिन्न विकल्प है। अराजकता, कला, उथल पुथल, सामंजस्य। तो बताइएगा 19 की क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी 4। देखिए फिर क्वेश्चन है, ये तो छोड़ नहीं रहा है किसी सेट में। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए दो चिन्हों को परस्पर बदल दिया जाना चाहिए। देखिए यहां पे आपको फिर से नए विद्यार्थी प्लस और माइनस लिया जाए, मान लीजिए तब माइनस के स्थान पे सॉरी प्लस और क्या लिया जाए माइनस, तब प्लस और माइनस के स्थान पे प्लस और माइनस के स्थान पे इसको कन्वर्ट करना है, बदलना है। जैसे मान लीजिए हम प्लस लिए और माइनस, तो माइनस के स्थान पे प्लस और प्लस के स्थान पे माइनस को बदलेंगे और बदलने के बाद हमको 70 आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो फिर उसी प्रकार गुना और भागा को परस्पर बदलेंगे, भागा और जोड़ को बदलेंगे, तो इस प्रकार आप 20 का क्या हो जाएगा प्लस और माइनस को बदलने पर आएगा उत्तर। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो शुद्ध वाक्य का सही विकल्प है। तो 21 के राइट आंसर हो जाएगा, बिना कमाए जीवन निर्वाह संभव नहीं है। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध शब्द का सही विकल्प है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा आगंतुक। आगम का विलोम शब्द क्या होता है, तो निर्गम। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। जहर उगलने का मुहावरा क्या होता है वो बताइएगा। तो 24 का राइट होगा कड़वी बात कहना, कड़वी बात कहना। निम्न में से कौन सा विकल्प है तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी रात्रि निशा। रात्रि के क्या होता है रात। अगर आप अंग्रेजी जानते हैं तो अंग्रेजी टिक मारिएगा। 26 का ऑप्शन नंबर 2 होगा। 27 का ऑप्शन नंबर 3। 28 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 29 का ऑप्शन नंबर बी। और 30 का क्या होगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखेंगे हम लोग कंप्यूटर। एमएस एक्सेल वर्कशीट में किसी सेल के कंटेंट को
एडिट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया ली जा सकती है? देखिए, एमएस एक्सेल वर्कशीट में किसी सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया की जा सकती है? तो सेल पर डबल क्लिक करना, सेल पर डबल क्लिक करना, एमएस एक्सेल वर्कशीट में वर्कशीट के किस भाग में जूम बार दिखाई देता है? तो बॉटम राइट में, बॉटम राइट में। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रांतिक ईमेल आईडी का एक भाग होना चाहिए? तो 33 का एट द रेट। एमएस वर्ड में एक नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस ओ वर्तमान दस्तावेज को खोलता है, कंट्रोल प्लस ओ है जो वर्तमान दस्तावेज को खोलता है। अल्टरनेट प्लस एन इंसर्ट टैब खोलता है, और कंट्रोल प्लस डब्ल्यू किसी दस्तावेज को बंद करता है। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है? एमएस वर्ड में किसी शब्द के विभिन्न अक्षरों को अलग अलग फॉन्ट कलर नहीं दिया जा सकता है। तो नहीं सर, एक गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3। निम्नलिखित एमएस एक्सेल फार्मूला का मान कितना होगा? तो एक्सेल एमओडी फंक्शन विभाजन के बाद शेष 2 नंबर देता है, तो क्या होगा? मोड 2, ऑप्शन नंबर 4। एमएस वर्ड में टेक्स्ट के बहुत से हिस्सों में किसी टेक्स्ट का फॉन्ट कलर और साइज प्रयुक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस टूल का उपयोग किया जा सकता है? तो फॉर्मेट पेंटर का। किसका? फॉर्मेट पेंटर का। 38 के देखिएगा, यूआरएल शब्द का क्या अर्थ है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देखिएगा दोस्तों, आपस में संबंधित वेब पेजों का एक संग्रह क्या कहलाता है? दोस्तों, आपस में संबंधित वेब पेजों का संग्रह क्या कहलाता है? तो वेबसाइट कहलाता है। क्या कहलाता है? वेबसाइट कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? दोस्तों, 40 कहता है कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? तो एमएम एक्सेल प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। टेक्निकल देखिएगा दोस्तों, यहां से फ्यूज संरक्षण का प्रयोग कितने एम्पियर तक की धारा के मूल्यांकन हेतु होता है? फ्यूज संरक्षण का प्रयोग कितने एम्पियर की धारा के मूल्यांकन हेतु होता है? तो 100 एम्पियर। अगर 100 एम्पियर तक धारा पर नीचे प्रवाहित हो रही है तो फ्यूज संरक्षण का काम किया जाएगा, या इससे ऊपर में एमसीबी का प्रयोग फिर किया जाता है। पाइप के अंदर की ओर चूड़ी काटने के लिए किस औजार का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, तब पाइप के अंदर की ओर चूड़ी काटने के लिए
टैप का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? टैप का उपयोग किया जाता है। फाइल की लंबाई मापी जाती है। तो फाइल की लंबाई मापी जाती है पॉइंट से हिल तक, पॉइंट से हिल तक, पॉइंट से हिल तक। धातु के तार में विद्युत का प्रवाह के कारण क्या है दोस्तों? धातु के तार में विद्युत के प्रवाह होता है, इसका कारण क्या है? तो देखिए, कोई भी धातु विद्युत का प्रवाह तभी कर सकता है उसके पास इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। उसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन के कारण अगर वह इलेक्ट्रॉन को त्याग या ग्रहण कर सकता है तो वह आयन का निर्माण कर लेगा। किसका निर्माण कर लेगा? आयन का। और जो जिस तत्व जितना ज्यादा अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा वह उतना ही अधिक चालक होगा, उतना ही अधिक अच्छा चालक होगा। किसी परिमित दूरी द्वारा पृथक दो आवेश किसमें वृद्धि करते हैं? किसी परिमित दूरी द्वारा पृथक दो आवेश किसमें वृद्धि करते हैं? तो विद्युत क्षेत्र द्वारा। किसके द्वारा? विद्युत क्षेत्र द्वारा। फाइव एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट निम्नलिखित के बराबर होगा। तो 5 कूलम प्रति सेकंड होगा, 5 कूलम प्रति सेकंड होगा, क्योंकि 1 एम्पियर की परिभाषा होता है 1 कूलम बटा 1 सेकंड, 1 कूलम बटा 1 सेकंड। क्योंकि पता है क्या आपको, धारा बराबर क्या होता है? आवेश बटा समय। धारा बटा आवेश बटा, तो आवेश का क्यू और समय का सेकंड, तो कूलम बटा सेकंड। किसी परिपथ में निष्क्रिय अवयव के पार्श्व आने वाली वोल्टता में कमी क्या कहलाती है? किसी परिपथ में निष्क्रिय अवयव के पार्श्व आने वाली वोल्टता में कमी क्या कहलाती है? तो वोल्टता क्या कहलाती है? वोल्टता पात कहलाती है। विद्युत आवेश की इकाई क्या होता है? तो विद्युत आवेश का इकाई क्या होता है? कूलम। किसी लचीले केबल के लिए सबसे उपयुक्त विद्युत रोधी क्या है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी। क्या होता है? पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। वह केबल जिसको अर्थ करना आवश्यक है कौन सी होगा? तो लेड सीथेड केबल, लेड सीथेड केबल। निम्नलिखित में कौन सबसे अच्छा कुचालक है? तो माइका मतलब आभरक। निम्नलिखित में सबसे अच्छा कुचालक कौन है? माइका। कांच से भी बेटर। देखिए, आभरक जो है विद्युत का कुचालक होता है और उष्मा का सुचालक होता है। टीवी के लिए प्रयुक्त समाक्षी केबल जिसका प्रतिबाधा कितना ओम होता है? तो केबल के प्रतिबाधा, समाक्षी केबल की प्रतिबाधा 75 ओम होता है। 6 ओम के 3 प्रतिरोधक इस प्रकार जुड़े हैं जिनमें एक त्रिभुज बन गया है। किन्हीं दो कोनों के बीच प्रतिरोध क्या होगा? देखिए, ये 6 ओम का है, ये भी 6 ओम है, ये भी 6 ओम है। आप कहीं से एक दूसरे कोण से निकाल के इसका प्रतिरोध निकालना है। तो देखिए, अगर आप यहां से हम चलते हैं और यहां निकाल जाते हैं तो ध्यान देखिएगा, आप इधर से गए और यहां तक गए तो ये दोनों श्रेणी क्रम में हुआ,
यह दोनों श्रेणी क्रम में हुआ और यह समांतर क्रम में। तो श्रेणी क्रम में कितना हो गया 12 और समांतर क्रम में 6, और जो जुट के आएगा वो एक दूसरे के समांतर हुआ, दूसरे के समांतर हुआ। तो दो गो जब समांतर क्रम में है, दो समांतर क्रम में है, तो आरपी बराबर होता है R1 गुने R2 बटा R1 प्लस R2, यही फॉर्मूला होता है। मतलब आरपी बराबर R1 गुने R2 बटा R1 प्लस, यह समांतर क्रम दो गो रहेगा तब होगा। तो क्या होगा 12 गुने 6 और 12 प्लस 6, 12 6 के 72 और बट्टा में 18, तो 18 चौको 72 होगा। तो 4 ओम होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा सर। क्रमशः 3 ओम और 6 ओम के दो प्रतिरोध सीरीज में 18 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं। इस सर्किट से गुजरने वाली धारा का मान बताएं। देखिए सबसे पहले आपको तुल प्रतिरोध मतलब कुल प्रतिरोध निकालना होगा। तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 और 6 कितना हो जाएगा 9 होगा दोस्तों। अब वोल्टेज आपको 18 दिया हुआ है, तो आप पढ़े हैं V बराबर IR होता है, तो आपको निकालना है धारा। तो I बराबर क्या होगा V बटा R, तो 18 बटा कितना हो जाएगा 9, प्रतिरोध 9 हुआ सर, प्रतिरोध 9 हुआ, और V कितना है 18, और I निकालना है तो क्या हो जाएगा 18 बटा 9, तो कटेगा तो कितना होगा 2 एम्पियर से। जोरों पर टाका लगाने का प्रयोजन क्या है 55। तो यांत्रिक शक्ति को बढ़ाना, विद्युत प्रतिरोध की इकाई होती है, मतलब प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है 56, तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। सीलिंग रोज सामान्यता में फिट किया जाता है, सीलिंग रोज सामान्यता में फिट किया जाता है। तो सीलिंग रोज दीवारों में फिट किया जाता है तथा स्विच बोर्ड में स्विचों रेगुलेटर तथा इंडिकेटर्स आदि का प्रयोग किया जाता है। तो कहां फिट किया जाता है दीवारों में। इंसुलेशन परीक्षण के लिए किस धारा का प्रयोग किया जाता है। तो दिष्ट धारा का, किसका दिष्ट धारा का। कारों में निम्नलिखित एम्पियर घंटा क्षमता की बैटरियों का प्रयोग किया जाता है 30 से 60 एम्पियर घंटा। चार्जिंग के समय लेड एसिड सेल विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है। तो चार्जिंग के समय लेड एसिड सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। निम्न में कौन सा सेल प्राथमिक सेल नहीं है। तो लेड एसिड सेल प्राथमिक सेल नहीं है, लेड एसिड सेल प्राथमिक सेल नहीं है। प्राथमिक सेल में लिक्लांसेस सेल और शुष्क सेल होता है, और डेनियल सेल भी आते हैं। एसी करंट वोल्टेज को प्रेरित कर सकता है क्योंकि इसमें होता है 62 प्रलतम चुंबकीय क्षेत्र। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किस पर लागू होता है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम डीसी मोटर के लिए लागू होता है, डीसी मोटर के लिए लागू होता है। और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम डीसी जनरेटर के लिए लागू होता है। चुंबकीय परिपथ में प्रतिरोध के अनुरूप
कार्यरत होता है तो रिलेक्टेंस क्या होगा? रिलकटेंस। प्रेरणीय प्रतिघात की इकाई क्या होता है? प्रेरणीय प्रतिघात की इकाई क्या होती है? तो ओम। जिसमें घात लगला है उसका ऐसा ही मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का एक और प्रतिबाधा प्रतिघात का ओम होता है सर। शक्ति गुणांक परिपथ में किसको सम्मिलित करने पर उन्नत किया जा सकता है? 66। तो संधारित्र। दो संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 32 माइक्रोफराड है, श्रेणी में लगल है, कुल धारिता क्या होगा? देखिए श्रेणी में किस क्रम में जोड़ा गया है? तो धारिता श्रेणी क्रम में है, तो उसके लिए दो गो के लिए होता है CS बराबर C1 गुने C2 बटा C1 बटा C2। तो यहाँ पे 32 गुने 32 बटा 32 प्लस 32, तो कितना होगा? काटिएगा तो 64 आएगा। 64 ऑप्शन में है? नहीं है। अच्छा 64 माइक्रो फराड सही है, 64 आएगा ना। देख लेते हैं। 32 गुने 32 और 32 प्लस 32, तो कितना होगा? 32 32 बटा 64, कट गया, दो से कटा 16 माइक्रो फराड होगा। कितना होगा? 16 माइक्रो फराड। देखिए प्रतिरोध श्रेणी क्रम में सीधा जुड़ता है और संधारित्र श्रेणी क्रम में व्युत्पन्न में जुड़ता है। पचास माइक्रो फराडे धारिता के एक संधारित्र 200 वोल्ट के विभव ऊर्जा तक चार्ज किया गया है। संधारित्र में संचित ऊर्जा बताइए। तो 68 के हो जाएगा। आपको देखिए एक फार्मूला पढ़े होंगे 12th क्लास में, 1/CV²। 1/CV²। संचित ऊर्जा का फार्मूला यही होता है 1/CV²। C संधारित्र है और V वोल्टता है, तो यहाँ पे हल कीजिएगा तो 1 जूल आएगा। कितना आएगा? 1 जूल। ऑप्शन नंबर ए। कितना आएगा? 1 जूल। 3 एम्पियर धारा का वाहक एक हेनरी प्रेरकत्व निम्न की ऊर्जा संचित करेगा। तो 4.5 आएगा, क्योंकि हेनरी प्रेरकत्व की संचित ऊर्जा होता है 1/2 LI²। तो यहाँ पे 1/2 L कितना है? तो 3 एम्पियर धारा वाहक 3 और 1 हेनरी है। तो 9 और 9/4 आएगा ना। तो 4.5 ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होगा। केंद्रीय नेटवर्क नियंत्रण के लिए कौन सी सांख्यिकी की प्रयुक्त की जाती है? तो 70 के ऑप्शन में तारा हो जाएगा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्नलिखित धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का। इसका गलनांक उच्च होता है लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 3400 डिग्री सेल्सियस। प्रतिदिन 8 घंटे जलाने पर 100 वाट के 10 लैंपों की मासिक खपत कितनी होती है? देखिए यूनिट निकालने का एक फॉर्मूला होता है उपकरण की संख्या गुने उपकरण की शक्ति गुने डे गुने दिन। तो उपकरण की
शक्ति कितना है 100 वाट गुने 10/8 और 1000 से भागा देना, याद रखिएगा। फिर से बोले उपकरण की संख्या गुने उपकरण की शक्ति। उपकरण की शक्ति मतलब कितने वाट की है गुने डे गुने दिन। तो यहां काटिएगा तो कितना यूनिट आएगा, 1 0 से 1 0, 2 0 से 2, तो 8 यूनिट आएगा। तो 8 यूनिट नहीं है, तो एक माह में मासिक खपत पूछा है तो 30 से गुना करना होगा। अब देखिए 30 से भी पूछा है, 30 से भी गुना करना करेंगे तो 240 यूनिट आएगा, और 31 से गुना करेंगे तो 248 आएगा, और इससे कम करेंगे तो ऑप्शन के मुताबिक ऑप्शन नंबर ए होगा। दो भूसंपर्क इलेक्ट्रोड के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? दो भूसंपर्क इलेक्ट्रोड के बीच की न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? तो 2 मीटर। कितना होना चाहिए? 2 मीटर। अर्धचालक लीकेज धारा को पृथ्वी से प्रेषित करने के लिए पथ उपलब्ध करता है। समान एलईडी कितने वोल्टेज पे कार्य करती है? तो 3 वोल्टेज पर। एक आदर्श डायोड होता है, एक आदर्श डायोड न धारा न वोल्टता नियंत्रित प्रतिरोध होता है। ऑप्शन नंबर 3। किस तरह का डायोड किस तरह का डायोड किस तरह का उपकरण डायोड किस तरह का उपकरण डायोड किस तरह का उपकरण डायोड है? इसका कोई तालमेल नहीं है सर। देखिए आरेखीय होगा। क्या होगा? आरेखीय। यह दिष्टकारी उपकरण भी होता है। निम्नलिखित में किस मुक्ति में पीएन जैक्सन डायोड के फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक का उपयोग होता है? तो इनमें से सभी का। शुष्क सेल के स्थान पर डीसी पावर सप्लाई प्रयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? शुष्क सेल के स्थान पर डीसी पावर सप्लाई प्रयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? तो यह किफायती होता है। क्या होता है? यह किफायती होता है। आदर्श प्रवर्धक का शोर गुणांक कितना डेसिबल होता है? तो आदर्श प्रवर्धक का शोर गुणांक 0 डेसिबल होता है। ऋणात्मक फीडबैक क्या है? ऋणात्मक फीडबैक स्थिरता बढ़ाती है। ऋणात्मक फीडबैक स्थिरता बढ़ाती है। एससीआर को और क्या कहा जाता है? तो थायरिस्टर भी कहा जाता है। फ्लिप फ्लॉप क्या है? तो फ्लिप फ्लॉप एक बिट स्टोरेज सेल है। मूलतः शिफ्ट रजिस्टर्स होते हैं। तो मूलतः शिफ्ट रजिस्टर 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। द्विमार्गी स्विचिंग से तात्पर्य डॉट के नियंत्रण के लिए भिन्न भिन्न दशाओं में 2 या अधिक स्विचों का उपलब्ध होना। तो द्विमार्गी स्विच से केवल एक स्थिति में एक लैंप प्रयोग किया जाता है। एक स्थिति में केवल एक लैंप प्रयोग किया जाता है। घरेलू वायरिंग में एल्बो का उपयोग तार की किस दिशा को कितने डिग्री बदलने के लिए किया जाता है?
तो एल्बो 90 डिग्री पे झुका होना चाहिए। एक डीसी जनरेटर से बहती धारा का मान 10 एम्पियर है और इंटरपोल प्रतिरोध 10 ओम है, उसमें फील्ड वाइंडिंग पर कॉपर हानि क्या होगी? तो ताम्र हानि या कॉपर हानि आई स्क्वायर आर। तो यहां पे आई दिया हुआ है 10 एम्पियर और आर दिया हुआ है 10। तो यहां पे गुना कीजिए, कितना होगा? 1000 वाट। 1000 ऑप्शन नंबर 2 में है। डीसी जनरेटर में ध्रुव कोड से ध्रुव सु निम्नलिखित द्वारा अवंध रहते हैं, तो क्या हो जाएगा? डीसी जनरेटर में ध्रुव कोड से ध्रुव शंकुपात पेच द्वारा अवध रहते हैं। एक मूलभूत वलय डीसी जनित्र 90 चक्र प्रति सेकंड से घूमता है। प्रति सेकंड कितनी बार डीसी निर्गत विभव अधिकतम होगा दोस्तों? तो डीसी जनित्र की चक्र 90 चक्र प्रति सेकंड है। प्रति सेकंड 90 दूनी 180 चक्र सेकंड घूमेंगे। 90 क्या होगा दोस्तों? डीसी मोटर का स्टार्टिंग प्रतिरोध सामान्यतः कितना होता है? स्टार्टिंग प्रतिरोध सामान्यतः कितना होता है? तो डीसी मोटर का स्टार्टिंग प्रतिरोध दोस्तों लगभग 1 से 10 ओम तक होता है। लगभग 1 से 10 ओम तक होता है। ऑप्शन नंबर 4। 91 देखिएगा दोस्तों, डीसी मोटर में कुंडलन के माध्यम से कॉपर हानि किसके अनुपातिक होती है? तो धारा के वर्ग के अनुपातिक या समानुपाती कहा जाए। देखिए, कॉपर हानि को हम लोग ताम्र हानि कहते हैं। समानुपाती आई स्क्वायर होता है, मतलब धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। एक ट्रांसफार्मर में पूर्ण भार मतलब लोड पर हानि 1000 वाट है। आधे भार पर हानि कितनी होगी? आपको फॉर्मूला बताया गया था, पूर्ण भार हानि गुने 1/2 स्क्वायर होता है 250 वाट होगा। पिछले सेट में भी मिला था। ट्रांसफार्मर की शून्य लोड है, धारा प्रयुक्त वोल्टता के पक्षगामी होती है, तो 75 डिग्री से पक्षगामी होती है। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का प्राथमिक से द्वितीयक का घुमाव का अनुपात कितना होता है? तो 1:1। ऑटो ट्रांसफार्मर प्रयोग किए जाते हैं किसके लिए? ऑटो ट्रांसफार्मर ऑटोमोबाइल्स में प्रयोग किए जाते हैं। यदि सीटी की रेटिंग 100 एम्पियर बाई 5 एम्पियर हो तो गुणक घटक क्या होगा? तो 5 एम्पियर 20 एम्पियर होगा। निम्नलिखित में किसका माप पोटेंशियोमीटर से नहीं किया जा सकता है? तो विद्युत शक्ति का नहीं किया जा सकता है। 97 का हो जाएगा पावर। मूविंग आयरन यंत्रों में डिफ्लेक्शन टॉर्क समानुपाती होता है। तो मूविंग आयरन यंत्रों में डिफ्लेक्शन टॉर्क के वर्ग के समानुपाती होता है, धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। यदि किसी हीट स्टोन ब्रिज
में P 10 ओम, Q 100 ओम, S 60 ओम, तो अज्ञात प्रतिरोध R का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हीट स्टोन ब्रिज में एक फॉर्मूला होता है संतुलित स्थिति में P बटा Q बराबर R बटा S। यहाँ पे सब दिया हुआ है तो अज्ञात निकल जाएगा R, तो 6 ओम आएगा। बेयरिंग खराब होने मतलब वायरिंग खराब होने की वजह से मोटर की गति क्या चलने लगेगी, तो धीमी चलने लगी। बेयरिंग जो लिखा है, बेयरिंग खराब होने की वजह से मोटर धीमी गति से चलने लगेगी तथा खरखराहट की आवाज उत्पन्न होने लगेगा।